मुझे तुम मिल गई। भाग 9। कामना ने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर निकलकर आई। नीलिमा के लिए डॉक्टर आ गए थे। नीलिमा कह रही थी कि उसे लगा था कि किसी ने उसे धक्का दिया है, लेकिन ऊपर उस वक्त कोई भी नहीं था। हाथ पैर तो बच गए थे, लेकिन सिर पर टांके लगे। नीलिमा दर्द से कराह रही थी। इधर अर्जुन इत्मीनान से किताब पढ़ रहा था और मन ही मन बोला। दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डाल रही थी। अब कुछ दिन बस खुद के बारे में सोचेगी, ना कि कामना के बारे में। अनवे ने अनीमा को टोकते हुए पूछा, हेलो ब्यूटीफुल, ये इतनी भीड़ किस लिए है? मेरे रिश्ते वाले आए हैं, शादी है मेरी। अनीमा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। शादी? कौन करेगा तुमसे शादी? अनवे ने भी व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, कोई भी कर लेगा। अनीमा ने चिढ़कर कहा, हर कोई आपकी तरह नहीं होता कि जबरदस्ती लड़ता और बोलता फिरे। मुझ जैसे कोई हो भी नहीं सकता। इतना इतराकर अभी जो बातें कर रही हो ना, शादी के बाद सबसे ज़्यादा मेरी ही याद आएगी। अनवे ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। अनीमा भी निगाह मिलाकर ही बोली, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मेरी बहुत याद आने वाली है शादी के बाद। मुझ जैसी कोई दूसरी लड़की ढूंढते रह जाओगे, लेकिन मिलेगी नहीं। अनवे की आंखों में अब एक अलग सी चमक आ गई और वह बोला, तुम्हारे जैसी मैं क्यों ढूंढूंगा? सीधा तुम्हें ही उठा ले जाऊंगा, फिर चाहे कहीं भी क्यों न रहो। हैं? अनीमा का मुंह एक बार फिर खुला रह गया और वह निशब्द हो गई, तो जाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। तो अनवे ने अब पीछे से कहा, हे जानम, अब सच बताओ क्यों आए हैं ये लोग? क्योंकि उन्हें आने का मन हुआ था, अनीमा ने कहा और चली गई। अपसेट क्यों लग रही है आज ये? अनवे ने होठों में ही कहा और कमरे में चला गया। नीलिमा की चोटिल अवस्था की वजह से बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। इस वजह से अनीमा गुस्सा थी। कामना के कहने से उसने खाना जरूर खा लिया, लेकिन मूड अपसेट ही था। शिवा भी उससे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वह खुश नहीं थी। इधर आनिया ने शिवा को रूम से बाहर निकलते देखा तो कहा, जरा सुनो। मुझसे कहा आपने? शिवा बोला, जाहिर है दीवार से तो कहूँगी नहीं, काम है कुछ। फ्री हो आज तो चलोगे जंगल भ्रमण पर? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलेंगे रात में। रेडी रहना। आपके भाई? उन्हें कोई परेशानी नहीं। हम सब भाई बहन अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीते हैं, किसी की ज़िंदगी में रोक टोक नहीं करते। ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह रात में मेरे साथ क्यों? खुद पर भरोसा नहीं तुम्हें? बहक जाओगे क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं नहीं बहकूँगा, लेकिन आपके लिए हूँ तो अजनबी ही ना। मेरे भाइयों को मुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे भी है मेरी बहन पर, वो भी देख लूँगी किसी दिन। मतलब क्या है? इतनी उलझी हुई बात तो नहीं कही मैंने कि मतलब पूछ रहे हो। इतनी सीधी बात भी नहीं। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, कुछ अलग हो तुम। बस ये समझ नहीं पाया क्या अलग है। समझ तो तब पाओगे जब कुछ अलग होगा। रात में डर न लगे तो चलना। मैं नहीं डरता, शिवा ने तपाक से कहा। आनिया ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर बाहर चली गई। कामना को तो पूरे दिन वक्त ही नहीं मिला कि चैन से बैठ सके। मेहमानों की सेवा में वह चक्री बनी घूम रही थी। रात में 8 बजे आनिया ने मैसेज कर दिया तो शिवा बाहर चला गया। आनिया उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। शिवा कितनी भी तेज बाइक चला रहा था, लेकिन आनिया उससे टच नहीं हुई। कंधे पर भी अपनी हथेली नहीं रखी। शिवा के आगे अचानक ही बिल्ली आ गई तो उसने एकाएक ब्रेक लगाया। फिर भी आनिया अपनी जगह से टच से मस नहीं हुई। तो शिवा ने मन ही मन सोचा, ये लड़की सच में कुछ अलग है। मतलब इतना बैलेंस कैसे बनाकर बैठी हुई है? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसे स्पीड से या फिर ब्रेक से। पीछे बैठी आनिया हल्के से मुस्कुरा उठी और कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? शिवा ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मैं तो जंगल में जाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। अभी और क्या सोचूंगा? आनिया ने फिर भी कहा, मुझे लगा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। शिवा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, जब तुम मेरे साथ ही हो तो मैं क्यों सोचूंगा तुम्हारे बारे में? सोचते तो तब है ना जब कोई आसपास ना हो, साथ ना हो। मतलब जब मैं नज़र नहीं आती तो तुम मेरे बारे में सोचते हो? हाँ, शिवा एकदम से बोल गया, फिर बात संभालते हुए बोला, मतलब नहीं, टाइम कहाँ मिलता है कि कुछ सोचूं। ठीक है, गाड़ी लगा दो साइड में। शिवा ने बाइक रोक दी तो वे लोग जंगल में पहुंच चुके थे। आनिया और शिवा बाइक से उतरकर पैदल चल दिए। चांद और बादल एक दूसरे के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। उजाले को अंधेरा अपनी काली चुनर उठा चुका था। चुनर में तारों को टांग दिया गया था। मदमस्त हवाएं चल रही थी। पैरों से टकराकर हवाएं तरह तरह की धुन निकाल रही थी। ऐसे में शिवा और आनिया दोनों खामोश टहल रहे थे, तो वही दूसरी तरफ अनवे जबरदस्ती अनीमा की खिड़की पर हाथ मारकर उसे बाहर चलने को कह रहा था। वह मान नहीं रही थी, तो अभी अनवे ने कामना का वास्ता देकर उसे राजी कर लिया
और वह खिड़की से कूदकर बाहर आ गई। अनवे ने उसे अपने साथ बैग पर बैठाया और जंगल की तरफ चल दिया तो अनीमा उसकी पीठ पर शर्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए बोली, पहले ही बता रही हूँ कि मुझे शरीफ मत समझना। कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अनवे मुस्कुरा दिया और बोला, मैं मर नहीं सकता। अनीमा अब हंसते हुए बोली, ओहो, तो आप अमरता की बूटी पीकर धरती पर उतरे हैं, यही समझ लो। अनवे भी हंसते हुए बोला। अनीमा अब चुप रह गई और इधर उधर देखने लगी। जंगल आ गया तो अनीमा ने उसकी शर्ट छोड़कर अब उसकी कमर को पकड़ लिया। उसकी कसती हुई पकड़ को देखकर अनवे बोला, डरो मत जानम, मैं हूं ना साथ। सबसे खतरनाक तो तुम ही हो, डोमिनेटिव इंसान। अनीमा मन ही मन बोली। अनवे अब आगे फिर मुस्कुरा दिया और एक जगह बाइक रोककर उतरा तो अनीमा बोली, यहाँ क्यों लाए हो, जंगली जानवर के सामने मुझे परोसने? अनवे ने बिना जवाब दिए कहा, हाथ पकड़ो मेरा। अनीमा ने नहीं पकड़ा तो अनवे ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और उसके साथ एक तरफ को बढ़ गया। तरह तरह के जंगली फूलों की खुशबू के साथ हवा से उठती अनवे की महक अनीमा को लुभावनी लग रही थी। अनवे उसे अब जिस जगह ले आया उसे देखकर अनीमा की आंखें चमक उठी और खुशी से अनीमा ने अपने मुंह पर दोनों हथेली रख ली। अनवे भी उसके चेहरे की उस चमक में खो गया। सामने बांस के पेड़ों से लिपटी घनी बेलों ने सामियाना सा बना दिया था और उन पर हजारों की संख्या में चिपके जुगनुओं से वह जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके बीच ही एक छोटे से पत्थर के बने टेबल पर केक रखा हुआ था और कुछ कैंडल जल रही थी। अनीमा अभी वो सब देखकर खुश हो ही रही थी कि तभी अनवे ने उसके कंधे पर अपनी ठोडी रखते हुए धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे माय लेडी। अनवे की मखमली सांसें उसके कंधों से टकराई और उसकी भीनी खुशबू ने मानो कोई तिलस्म बिछा दिया हो। अनीमा को उसकी उन सांसों से डर नहीं लगा, बल्कि एक भरोसा हुआ कि वो हर पल साथ है और उसके सानिध्य में वह सुरक्षित है। अनीमा झट से उसकी तरफ मुड़ी और उसके गले लग गई। अनवे के गले में अपनी बाहें फंसाए वह पैरों को उठाए हवा में झूल रही थी। अनवे की बाहें भी उसकी कमर पर लिपट गई थी और वह उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। अनीमा उससे अलग हुई तो अनवे ने उसे शर्माते देखकर कहा, शर्माना बात, पहले केक कट कर लो। अनीमा उसके साथ उस प्राकृतिक सामियाने की तरह बढ़ गई और केक को कट किया। उसके चेहरे पर पड़ती मोमबत्ती की रोशनी तथा जलते बुझते जुगनुओं की रोशनी से उसका चेहरा बेहद दिलकश लग रहा था। खुशी से मुस्कुराते हुए उसके लरचते होठों का कोई जवाब ही नहीं था। अनवे मुस्कुराते हुए एकटक उसे देख रहा था। अनीमा ने उसे केक खिलाना चाहा तो अनवे ने उसके हाथ को उसी के मुंह की तरफ मोड़ दिया और बोला, पहले आप खाइए। अनीमा ने केक खा लिया तो अनवे ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, उदासी अच्छी नहीं लगती आपके चेहरे पर, ऐसे ही खुशी से दमकता चेहरा खूबसूरत लगता है। अनीमा का रोम रोम स्पंदन से भर उठा, मन झंकृत ही उठा, पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। अनवे ने उसकी उड़ती लटों को कान के पीछे करते हुए गाल को धीरे से सहला दिया तो अनीमा के गाल गुलाबी हो उठे। एक बार फिर अनवे के पहलू में समा जाने का जी हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और बोली, अब घर चले, कहीं किसी को पता चल जाएगा तो मैं किस लिए हूँ? अनवे ने उसकी बात काटकर कहा और उसकी तरफ धीरे से हाथ बढ़ाया तो अनीमा की पलकें स्वतः ही बंद हो गई और वह बोली, अनवे नहीं। अनवे ने उसके बालों पर से कुछ हटाया और उसकी आंखों के सामने अपनी हथेली करते हुए बोला, आंखें खोलिए। अनीमा ने आंखें खोली तो देखा अनवे की हथेली पर एक टिमटिमाता हुआ जुगनू था। इसे ही हटा रहा था मैं, अनवे ने कहा और फिर उसके सिर पर हाथ मारते हुए बोला, कुछ भी सोच लेती हो शैतान लड़की, चलो चलो। अनीमा शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे बढ़ गई। उधर आनिया भी शिवा के साथ ऐसे ही एक प्राकृतिक सामियाने में बैठी हुई थी। शिवा के बालों से हवाएं खेल रही थी। बीच में पत्थर पर एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी और दोनों के हाथ में गिलास था। आनिया की नज़रें शिवा पर थी तो शिवा की नज़रें और दिमाग जंगल पर थे। आनिया ने हथेली बढ़ाकर उसके बेतरतीब बालों को छूते हुए कहा, कहाँ ध्यान है? शिवा ने अपने होठ हिलाए और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ जी रहा हूँ इस पल को। घर पर तो आप 2-4 पल को भी साथ नहीं बैठती कभी, जब यहाँ साथ में है तो कहीं और ध्यान क्यों जाएगा? यही सब कहते हो बाकी लड़कियों से भी? आनिया ने घूंट भरते हुए कहा, नहीं, मैं किसी लड़की से ऐसा नहीं कहता, कभी किसी के साथ वक्त बिताने की इच्छा ही मन में नहीं उठी। लाइन मार रहे हो? आनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवा ने उसकी तरफ निगाह उठाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाथ थामने वालों में से हूँ, ना कि लाइन मारने वालों में से।
अभी आन्या कुछ और कहती उससे पहले ही चांद अचानक बादलों के पीछे छिप गया। रात बहुत विकराल लगने लगी। घोर अंधेरा छा गया। फिर देखते ही देखते पक्षियों और पशुओं की भीषण सी आवाज़ें जंगल में गूंजते हुए व्याप्त हो गई। शिवा गिलास रखकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा तो आनिया भी खतरे को भांप चुकी थी। अभी तक खुशनुमा लगता जंगल अब डरावना लगने लगा। तभी शिवा को पेड़ के पीछे से धुएं सी कोई परछाई तेजी से गुजरती दिखाई दी तो उसने आगे बढ़कर आनिया का हाथ थाम लिया और बोला, चलिए हम यहाँ और नहीं रुक सकते। शिवा का यूँ इस तरह हक से उसका हाथ पकड़ना आनिया को अच्छा लगा। उसकी नज़रों में आनिया के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। जंगल के इस सन्नाटे में गूंजती आवाज़ें हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक चलती सर्द हवाएं नस में खून जमाने के लिए काफ़ी थी। भेड़ियों और कुत्तों के रोने की आवाज़ें वातावरण को और भयावह बना रही थी। आनिया ने पलकें बंद करके अर्जुन और अनवे को आवाज़ दी। फिर पलकें खोलते हुए बोली, मेरी निगाहों में देखो शिवा। ये निगाहें मिलाने का वक्त नहीं है आनिया। मुझे पेड़ के पीछे परछाई सी नजर आई थी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। शिवा ने उसकी तरफ देखे बिना बाइक वाली दिशा में बढ़ते हुए कहा। आनिया अब रुक गई तो शिवा को भी रुकना पड़ा क्योंकि उसने आनिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वह पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो ना, पहले मेरी निगाहों में देखो। ऐसे कौन करता है कि लड़की के कहने पर भी उसकी बात नकार दे? आनिया ने उसके सामने आकर कहा। शिवा अब भी पैरों के पीछे देखते हुए बोला, आनिया समझने की कोशिश करो ना। अगर आज बच जाएंगे तब पलके झुकाने और पलके मिलाने को पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी चलते हैं यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तो कह रही हूँ ताकि ध्यान भटके, आनिया ने कहा और अपनी हथेलियों में उसका चेहरा भरते हुए बोली, देखो मेरी तरफ। शिवा ने अब उसकी निगाहों में देखने को पलके दूसरी तरफ से हटाई। तब तक शिवा के ऊपर अचानक से ही बढ़ता हुआ जयेश नजर आया तो आनिया ने शिवा को एक तरफ को धक्का दे दिया और अपनी जगह से हट गई। शिवा अभी उस तरफ मुड़कर देखता उससे पहले ही अर्जुन जयेश को अपने साथ उड़ा ले गया। आनिया ने भी अपनी जलती निगाहें नॉर्मल कर ली, लेकिन खतरा टला नहीं था। जयेश अकेला नहीं था, उसके साथ निवेश था। वह शिवा की तरफ लपका, लेकिन अनवे ने उसे एक तरफ को ला पटका। शिवा अब आनिया को खुद के पास आते देखकर खड़े होते हुए बोला, चलो यहाँ से आनिया, यहाँ साए मंडरा रहे हैं। आनिया मुस्कुराते हुए बोली, जाना क्यों है, यही रुकते हैं ना, हो सकता है कि तुम्हें वैम्पायर नजर आ जाए। शिवा ने पलकें बंद करते हुए कहा, मानता हूँ कि तुम बहादुर हो, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं भी मजाक नहीं कर रही, रुकते हैं ना। प्यार करने लगा हूँ तुमसे, खो नहीं सकता तुम्हें, समझती क्यों नहीं? शिवा ने अब उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए गुस्से से कहा। आनिया ने भी सीधे उसकी निगाहों में देखा और पलक झपकते ही शिवा बेहोश हो गया तो आनिया ने उसके माथे पर बिखरे बालों को छूते हुए चेहरे पर अपनी हथेली फिराई और बोली, मैं भी तुम्हें खो नहीं सकती सनम। शिवा को लेकर वह जैसे ही उड़कर बैग तक पहुंची कि तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया और शिवा के साथ वह दूर जा गिरी। शिवा के माथे से खून निकल आया तो आनिया ने पलक झपकते ही उस वैम्पायर के साथ खूंखार रूप से लड़ना शुरू कर दिया। वह उसे लगातार पटकनी देते हुए मारे जा रही थी और आखिर में उसके खून को पीते हुए उस पर वार किया तो वह वैम्पायर धुआं होकर खत्म हो गया। जयेश भागने की कोशिश में था तो अर्जुन उसे घेरते हुए बोला, इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो पूरी रात बाकी है। दूसरे वैम्पायर अर्जुन की तरफ लपक के तो एक ही झटके में उड़ते हुए उनकी गर्दन तेज चीख के साथ अलग कर दी और वो वैम्पायर से धुआं बन गया। अर्जुन होठ के किनारे बहते खून को पोंछते हुए अजीब सी हंसी हंसा। माहौल का भारीपन अचानक उसकी हंसी के बाद हल्का प्रतीत होने लगा। जयेश भागना चाहता था लेकिन अनवे, अर्जुन और आनिया ने उसे घेर लिया था। उसने बीच से उड़कर जाने की कोशिश की तो वो तीनों भी साथ ही हवा में उछल गए और जयेश को जमीन पर ला पटका। जयेश ने उसे उग्रता से भरी आंखों से देखा तो अर्जुन ने उसे अपनी संकल्प भरी निगाहों से देखा और बोला, मेरे क्षेत्र के नियमों की बार बार अनदेखी करके तुमने क्या समझा कि तुम हमारी अवमानना करोगे, हमारे नियमों का अपमान करोगे और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? जयेश ठिठक गया, जिसमें थरथराहट उत्पन्न हो गई। अपनी तरफ बढ़ते अर्जुन के कदम से वह डर से भर उठा था। जयेश उसकी निगाहों में देखते हुए बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? भूलो मत कि तुम्हें काउंसिल को जवाबदेह होना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने होठ हल्के से टेढ़े किए और बोला, मैं इस भाग का मालिक हूँ। अपने नियमों को बनाए रखने के लिए मैं काउंसिल के खिलाफ जाने की भी ताकत रखता हूँ।
उसकी कठोर मुस्कुराहट देखकर जयेश के अंदर सिहरन पैदा हो गई। उसने अब भागने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसको दबोचते हुए अपनी गर्दन में पहने चेन की तलवार को हाथ में ले लिया। वह तलवार अपने वास्तविक साइज में आ गई और उज्जवल प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने जयेश के सिर को काट डाला और वह धुआं होकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। एक भयानक चित्कार जंगल में गूंज गई। अर्जुन के पास अकल्पनीय क्षमता थी जिसके बारे में सिर्फ आनिया और अन्वे ही जानते थे। उसे कुछ शक्तियों की प्राप्ति आत्माओं से हुई थी। बहुत कम लोगों के पास यह शक्ति थी कि वह आत्मा को देख सकते थे। अर्जुन आत्मा को देख एवं सुन सकता था। उसने सालों पहले मुख्य आत्मा की मदद करने की कोशिश की थी। वो बच तो नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की दिलेरी और दयाशील भावना को देखते हुए अपनी शक्तियों को उसे सौंप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास अब आत्माओं की भी सेना थी और उनकी शक्तियाँ भी। उधर निवेश वहाँ से भागने में सफल हो गया था और वह भागता हुआ विनेश के घर के बाहर पहुँचा। विनेश ने जब निवेश की बात सुनी तो वह जोर से चीख उठा। भयंकर गर्जना से पूरा महल हिल गया और अगले ही पल वह हवा में उड़ गया। उधर अर्जुन, आनिया और अन्वे समेत घर लौट आया था। शिवा भी अब होश में था, लेकिन आनिया से सवाल जवाब करने का मौका उसे नहीं मिल पाया था। अर्जुन को रातों रात ही एक उल्लू पत्र दे गया। अर्जुन को पूरा अंदेशा था कि काउंसिल से उसे पेश होने का आदेश जरूर आएगा। वह अगली शाम काउंसिल के समक्ष उपस्थित हुआ तो विनेश और निवेश की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कुराहट से देखा। वे दोनों बेहद नफरत से अर्जुन की तरफ देख रहे थे। काउंसिल प्रमुख अल्ट्रा ने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, हमने सुना कि तुमने जयेश को मार दिया, उसे राख में बदल दिया। आपने ये खबर जिससे भी सुनी हो, खबर सरासर गलत है। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अल्ट्रा ने निवेश की तरफ नज़र डालते हुए कहा, निवेश गवाह है उस घटना का। अर्जुन अब गंभीरता से बोला, निवेश की बात का क्या? उसका भाई आदेश हमारे साथ हुई लड़ाई में मारा जा चुका है, तो उसे हमसे बदला चाहिए और वो इतना सक्षम नहीं है कि मुझसे भिड़ सके। इसलिए उसने ये प्लान किया ताकि मुझे फंसा सके। निवेश खड़े होते हुए बोला, ये सब कुछ झूठ है, इसी ने मारा है जयेश को। अर्जुन की आंखें अब चमक उठी और वह बोला, पहले आप जयेश की राख का निरीक्षण तो कीजिए। अल्ट्रा ने अब अपनी जगह से उठते हुए उन्हें भी इशारा किया तो सब घटनास्थल पर पहुंच गए। अल्ट्रा ने हाथों में लेने की राख को झट से वापस रख दिया और बोला, ये आत्माओं का किया धरा है, ये वार हम वैम्पायर्स का नहीं। लेकिन निवेश ने कुछ बोलना चाहा तो अल्ट्रा ने उसे डपटते हुए कहा, बेकार की बहस में उलझाकर वक्त बर्बाद किया तुमने हमारा। अब एक और झूठ बोलोगे तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी गर्दन में पहनी हुई एक तलवार से वार किया था। निवेश अब भी हार न मानते हुए बोला। अर्जुन ने अल्ट्रा की नज़र अपनी तरफ घूमने से पहले ही अपनी शर्ट उतारकर अलग रख दी। उसके गले में कुछ नहीं था। अर्जुन अब मुस्कुराते हुए बोला, शर्ट इसलिए उतारी ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। अब सब अच्छे से देख लीजिए, ना तो मेरे गले में कुछ है, ना बाजू पर कुछ बंधा है और ना ही कलाई में लपेटा है। अल्ट्रा अब निवेश की तरफ देखा तो निवेश बीच में आते हुए बोला, मिस्टर अल्ट्रा, हम सबको धोखा हो ही जाता है, कभी न कभी निवेश को भी हो गया होगा। आखिर जयेश और अर्जुन की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। जयेश की मौत का जिम्मेदार अर्जुन को मानना एक त्वरित प्रतिक्रिया थी। अर्जुन अब शर्ट चढ़ाते हुए बोला, आज पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ निवेश, आगे से अगर मुझ पर कोई भी आरोप लगाया तो मैं तुम्हें सबके सामने काउंसिल में ही खत्म करूँगा। विनेश और निवेश किसी तरह पर खुद पर नियंत्रण रखते हुए उसे देखते रहे और अर्जुन अपनी गहरी आंखों से उन्हें देखकर तिलिस्मी हंसी हंसा। इन सब के दौरान किसी का भी ध्यान सिरिसा पर नहीं गया, जो एक चेयर पर बैठी अर्जुन को देखकर आहें भर रही थी। वह जाने कितने सालों से अर्जुन का ख्वाब देखती आ रही थी और अर्जुन उसे हमेशा से नज़रअंदाज करता आ रहा था। वह अर्जुन को पागलपन की हद तक चाहती थी और उसके खुले इनकार के बाद खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। फिर भी अर्जुन का पीछा छोड़ने को वह तैयार नहीं थी। आज पहली बार उसने अर्जुन के निरावरण धर को देखा था। उसके चेहरे पर गर्मी छा गई, मानो कुछ उबल उठा हो। वह अर्जुन की तरफ अपने आप को और अधिक खींचता हुआ महसूस कर रही थी। अर्जुन वहाँ से निकल गया और अपने महल पहुँचा। टाइगर तुरंत अर्जुन के साथ हो गया और उसे उसकी अनुपस्थिति में हुई हर घटना की रिपोर्ट देने लगा। अर्जुन सब कुछ आंखें बंद किए सुनता रहा, फिर उठा और बोला, टाइगर, अभी तक तो सब ठीक ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। अब घटनाएं बदलने की संभावना नजर आ रही है मुझे। टाइगर सिर हिलाते हुए बोला, मैं खुद पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा हर दिन लेता हूँ, आप बेफिक्र रहे।
अर्जुन ने कहा और उठकर छत पर चला आया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए और आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते धुंधलका बढ़ने लगा और आत्माएं इकट्ठी हो गई तो अर्जुन ने आंखें खोल दी और बोला, महल के चारों ओर अदृश्य रूप में विचरती रहो, कोई भी संदिग्ध नजर ना आ पाए। सभी ने एक साथ हामी भरी और अर्जुन पलक झपकते ही वापस अपने बेडरूम में था। लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन अपने दल की बढ़ोतरी करने में लगा रहता और अधिकतर वक्त अपने महल में ही बिताता। कामना की याद तो उसे बेहिसाब आती थी, लेकिन अर्जुन को कामना की जान खुद से ज़्यादा कीमती थी। इसलिए उसने कामना से दूरी बनाने का फैसला किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कामना पर कोई खतरा मंडराए या कोई भी उसके जरिए कामना तक पहुँचे। कुछ रोज बाद उधर शिवा और अनीमा शाम को बाजार जा रहे थे तो कामना को भी राशन का सामान लेने के लिए अपने साथ ले गए थे। सब मार्केट में थे, काफ़ी भीड़ थी इस वक्त। आखिर दशहरे के मेले का पहला दिन था। हर तरफ बेहद चहल पहल थी। शिवा और अनीमा अपने लिए कपड़े देखने चले गए। कामना राशन का सामान खरीदने लगी। उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तो वह फिर सामान लेने लगी। कामना को फिर भी यही एहसास होता रहा कि कोई उस पर अपनी नज़र जमाए हुए है। तो उसने फ़ोन निकाला और अनीमा को फ़ोन करना चाहा, लेकिन पीछे से बढ़ती भीड़ में से कोई शख्स उससे टकरा गया और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। कामना का छोटा फ़ोन टूटकर अलग हो गया था। उसने उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी अचानक कानों के पास ठंडी हवा का जोरदार झोंका महसूस हुआ और उसने झट से मुड़कर उस तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन जिस्म ठिठुरन से भर गया। बिल्कुल सर्द सी कोई चीज़ जैसे उसके पास से गुजर गई हो। कामना ने फिर सामने देखा तो मोबाइल उसकी पकड़ से कुछ दूर नजर आया और वो इसे भ्रम मानकर आगे बढ़ गई। लेकिन अब उसने हाथ बढ़ाया तो दोबारा वही झोंके वाली प्रक्रिया उसके साथ हुई और मोबाइल फिर कुछ दूरी पर नजर आया। कामना अब डर चुकी थी और वह इधर उधर देखने लगी कि क्या पता अनीमा या शिवा नजर आ जाए, लेकिन वो दोनों कहीं नजर नहीं आए। वह सीधी हुई और मोबाइल उठाने के बजाय जल्दी से घर जाने के लिए कदम बढ़ाने को हुई। तभी भीड़ में अचानक कोई उससे टकरा गया और वो उसकी तरफ देखने को मुड़ी। इतने में पीछे से किसी ने कामना का मुंह दबाकर उसे एक तरफ को खींच लिया, आंखों पर पट्टी बांध दी। कामना चीख तक नहीं पाई। डरी हुई तो वह पहले से ही थी। फिर भी उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे घसीटते हुए एक तरफ को ले जा रहे थे। कामना के पैरों की एड़ियाँ घसीटने के कारण लहूलुहान हो गई। शायद कोई कंकरीली सी जगह थी। आखिरकार वो थक गई और होश खोकर निढाल हो गई। इधर अनीमा और शिवा ने उसे उसी दुकान पर रुकने को कहा था। वे लोग जब वहां आए तो कामना को कितना भी ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। अनीमा को उसका टूटा हुआ मोबाइल नजर आया तो वह दोनों और परेशान हो गए। मेले में मौजूद पुलिस से उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने ढूंढने का आश्वासन दिया। अनीमा को घर छोड़कर शिवा फिर मेले में चला गया। कामना को ढूंढता रहा, लेकिन कामना पूरे मेले में कहीं नहीं मिली। पूरी रात बीत गई, लेकिन कामना की कोई खबर नहीं थी। घर में दोनों सास बहू मिलकर बातें बनाने लगी। उन्हें कामना की जिंदगी से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि सारे काम कौन करेगा। उधर मोहल्ले में भी खबर लग जाएगी तो थू-थू हो जाएगी। उन्होंने सुबह होते ही मोहल्ले में झूठ बोल दिया कि कामना कुछ दिनों के लिए अपने पापा के यहाँ गई है। इधर अनवे ने भी आन्या के साथ रात भर अपने स्तर पर कामना को ढूंढा। फिर भी उसके न मिलने पर सुबह अर्जुन को उसने खबर की। अर्जुन तुरंत जंगल में आया तो अनवे भी जंगल में पहुंच गया। आन्या घर पर ही हालत का जायजा लेने के लिए रुकी रही। अनवे से मिलते ही अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, कैसे गायब हो गई वो? अनवे ने पैर की छाल नोचते हुए कहा, वो कभी कहीं नहीं जाती। पता नहीं था कि अचानक अनीमा और शिवा उसे कहीं लेकर चले जाएंगे। कल मेले का दिन था और वो कहीं नहीं मिली। हमने पूरी रात जंगल और शहर दोनों जगह उसे देखा कि कोई हम जैसा भी अगर उसका शिकार करके ले गया हो तो कम से कम शरीर तो। अनवे, अर्जुन अब गरजा, उसे कुछ नहीं हुआ और ना होगा। अनवे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस एक अंदेशा जता रहा हूँ ब्रो, क्योंकि अक्सर हम जैसे लोग मेले का फ़ायदा उठाते हैं और इसी अवसर पर इंसानों का शिकार करते हैं। अर्जुन ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा, फ़ायदा तो मेले का उठाया ही गया है, लेकिन उसे अब मैं खुद ढूंढूंगा। मैं चलूँ साथ? अनवे ने कहा। अर्जुन ने वहाँ से जाते हुए कहा, ज़रूरत हुई तो खुद बुलाऊंगा। तब तक घर वालों के दिमाग पढ़कर पता करो कि कहीं वो लोग तो शामिल नहीं हैं। अनवे ने घास नोचते हुए कहा,
ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो लोग शामिल नहीं हैं। उधर कामना होश में आई तो उसने खुद को किसी कमरे में पाया। आसपास कुछ लोग खड़े थे जो देखने में आवश्यकता से अधिक लंबे और सफ़ेद नजर आ रहे थे। किसी की खूंखार लाल आंखें थी तो किसी की गहरी काली पुतलियाँ देखने में डरावने प्रतीत हो रहे थे। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई और माहौल भी बहुत डरावना सा लग रहा था। कामना को होश में आया देखकर उनमें से एक आदमी वहां से चला गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।